तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम कहानियां विद शम्स में। पहलगाम हमले में अब तक जो कुछ सामने आया उसके हिसाब से एक टीआरएफ द रेजिस्टेंस फोर्स जिसने पहले क्लेम किया और अब पाकिस्तान के दबाव में आकर टीआरएफ ने आज एक नया स्टेटमेंट जारी किया कि हमारा इस हमले से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये स्टेटमेंट हमारे सोशल मीडिया हैंडल से किसी ने हैक करके डाल दिया। ये एक फेस सेविंग है, चेहरा बचाना है। पाकिस्तान ने दबाव डाला तो हटा लिया गया, लेकिन पाकिस्तान का हाथ है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि 3 पाकिस्तानी आतंकवादी एनआईए की जो जांच हुई है उसमें पुख्ता सबूत मिले हैं। ये सबूत दुनिया के देश के बड़े बड़े नेताओं को भारत सरकार ने सौंपे भी है। तो अब सवाल यह है कि एक्शन, टाइमिंग और प्लानिंग तीनों सेनाओं को छूट दे दी गई। खुद प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अब आपको पूरी आज़ादी है, पूरी छूट है, आप जो करें। तो ऐसी सूरत में क्या होगा? बड़ी बेसिक सी 2-3 चीज़ें हैं जो जंग का माहौल बनाया जा रहा है उसी के हिसाब से। पहली कि इस पूरे मामले में पाकिस्तान में बैठे हुए टेररिस्ट ग्रुप का हाथ है, जिसमें टीआरएफ के बारे में हर एक जानता है कि लश्कर का एक शैडो संगठन है और असली बॉस है हाफिज सईद। तो कायदे से देखें तो इस वक्त इंडिया का टारगेट नंबर 1 हाफिज सईद है, क्योंकि वो लश्कर का चीफ है और हमेशा भारत को लहूलुहान करता आया। इसके अलावा जो बाकी आतंकवादी संगठन है, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कभी बिहार की रैली में ओपनली कहा कि वो पहलगाम के हमले के किसी भी गुनहगार और उनको मददगार जो है बख्शेंगे नहीं। तो मददगार सारे आतंकवादी संगठन के आका हैं और कहीं ना कहीं पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI भी है। पाकिस्तानी आर्मी ट्रेनिंग देती है, हम सब जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद जंग का मतलब है सीधे सीधे मिलिट्री ऑपरेशन। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि एक जंग, अगर सपोज मान लीजिए जो सारे न्यूज़ चैनल मिलकर इस जंग को कराने पर तुले हुए हैं, एक जंग में कितना खर्चा आता है। भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक कुल 4 जंग हो चुकी। पहले उन 4 जंग का आपको लेखा जोखा देता हूँ, फिर अभी लेटेस्ट बताऊंगा क्या हुआ। और यहाँ ये याद रखिएगा कि जब रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया था और ये रशिया और यूक्रेन के बीच जब जंग चली तो ये कहा गया था, उसमें से एक मैं भी था, कि 3 दिन 72 घंटे के अंदर अंदर रशिया यूक्रेन को नेस्तनाबूद कर देगा। 3 साल हो गए, जंग खत्म नहीं हुई। आज भी यूक्रेन रशिया से, जो सुपर पावर है, न्यूक्लियर पावर है, कोई मुकाबला ही नहीं है, लेकिन जंग जारी है। तो जंग जितनी लंबी खींचे, समझिए खर्चा उतना बढ़ रहा है। रशिया का खर्चा काफ़ी बढ़ गया 3 सालों में। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच अब तक 4 बार जंग लड़ी गई। पहली जंग जब देश को आज़ादी मिली 1947-48 में, तब कश्मीर में कबायलियों के भेस में पाकिस्तानी फ़ौज दाखिल हो गई थी, और जब वो दाखिल हुई उसके बाद एक जंग लड़ी गई 1948-78 में। तो जंग में क्या मिला और क्या खोया और क्या पाया हमने? तो अगर उस वक्त ये कहते हैं कि इंडियन आर्मी ने एक्शन राइट टाइम न लिया होता तो शायद ये जो कश्मीर है ये हाथ से निकल गया होता, क्योंकि वो धोखे से आए थे कबायलियों के भेस में। लेकिन भारतीय जवानों ने, सेना ने, एयरफोर्स ने वक्त रहते उनकी इस नापाक साजिश को नाकाम कर दिया था। और इस जंग के दौरान फिर उल्टा ये हुआ कि भारत 1 लाख वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा इलाके को अपने कब्जे में कर लिया। आए थे पाकिस्तानी कश्मीर पे कब्जा करने, उल्टे लेने के देने पड़ गए। तो उनसे 1 लाख वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा का ज़मीन वापस हिस्सा छीन लिया जो बंटवारे में दिया गया था। और पाकिस्तान ने भी 78,000 वर्ग किलोमीटर एरिया इस जंग में अपने कब्जे में ले लिया था, जिस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है और जो POK में भी एक तरह से। इस जंग में भारतीय सेना के 1100 हमारे जवान, 1100 जवान शहीद हुए थे, जबकि पाकिस्तान के 1500 सैनिक मारे गए थे इस जंग में। उस वक्त इस जंग में, जो पहली जंग लड़ी गई थी, 2 करोड़ अमेरिकी डॉलर का खर्चा आया था। 1947-8 की बात कर रहा हूँ। 2 करोड़ डॉलर उस वक्त बड़े मायने रखते हैं। 2 करोड़ के अगर आज के वक्त में हम करेंसी में देखें, इंडियन रुपीज़ में, तो 86 रुपीज़ के आसपास डॉलर है, तो लगभग 170 करोड़ रुपए। नया नया देश आज़ाद हुआ, अंग्रेज़ गए, सब लूट कर गए, और तब इस जंग में हमें 170 करोड़ का नुकसान हुआ था, क्योंकि खर्च आया था 47-48 में, यानी करीब 78-89 साल पहले। तो ये पहले ही जंग का लेखा जोखा था।
इसके बाद 1965 में दूसरी बार पाकिस्तान से जंग जीती। आज तक पाकिस्तान हम लोगों से कोई जंग नहीं जीता। तो इस दूसरी जंग में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के करीब 2000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया था, 2000 किलोमीटर का पूरा इलाका, जिनमें हाजी पीर पास भी शामिल था। जबकि पाकिस्तान ने कुल 500 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा कर लिया था इस 65 की जंग के दौरान। इस जंग में हमारे लगभग के एकदम सही डेटा है 3264 सैनिक शहीद हुए थे 1965 के वॉर में अगेंस्ट पाकिस्तान। 3264 भारतीय जवान शहीद हुए, जबकि पाकिस्तान के 3500 से ज़्यादा सैनिकों की मौत हुई थी। ताशकंद समझौते के बाद 5 अगस्त 1965 चूँकि ताशकंद समझौता हुआ, तो फिर इस समझौते के तहत जो भारत ने पाकिस्तान के ज़मीन को जीत लिया था या पाकिस्तान ने भारत के कुछ ज़मीन को अपने कब्ज़े में लिया, दोनों ने उन ज़मीनों को लौटा दिया। मतलब इस जंग में कोई किसी ज़मीन पर कब्ज़ा नहीं कर पाया। जीते ज़रूर थे, पर ताशकंद समझौते के तहत दोनों को लौटाना पड़ा। ये दूसरी जंग थी। तीसरी जंग 1971 की थी, वही जंग जिसमें पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए और बांग्लादेश बना। इस जंग में पहली बार ऐसा हुआ कि भारत और पाकिस्तान की जंग में एक नए देश का जन्म हो गया था, बांग्लादेश का, और 15,000 वर्ग किलोमीटर ज़मीन पाकिस्तान से भारत ने छीना और उस पर कब्जा कर लिया। हालांकि फिर बाद में ये हुआ, जो बाकी बांग्लादेश बना उस ज़मीन पे नहीं, 15,000 पाकिस्तान की ज़मीन पर, बांग्लादेश तो ईस्ट पाकिस्तान पे बना था, बाकी 15,000 वर्ग किलोमीटर पर इंडिया ने कब्जा कर लिया। सेना पाकिस्तान की भाग गई थी, लेकिन फिर शिमला समझौता हुआ और शिमला समझौते के तहत हमें वो जीती हुई ज़मीन पाकिस्तान को लौटानी पड़ी। जबकि पाकिस्तान को इस जंग में 71 में कुछ हासिल नहीं हुआ, उसने सिर्फ खोया ही खोया, अपना पूरा ईस्ट पाकिस्तान खोया, हज़ारों सैनिक खोए, उनकी मौत हुई। इसके अलावा उनकी जो बदनामी, एक साथ दुनिया में सबसे बड़ी तादाद में सैनिकों ने जो सरेंडर किया वो पाकिस्तान के नाम है इसी जंग में। हालांकि इस जंग की कीमत भी हमने चुकाई। हमारे सेना के 3,843 सैनिक शहीद हुए थे, जबकि पाकिस्तान के अराउंड 8,000 सैनिक मारे गए थे और 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया था। यही वो एक रिकॉर्ड था, इससे बड़ी तादाद में कभी किसी ने नहीं किया। 1999 की चौथी जंग करगिल, आपको याद होगा, धोखे से वो भी हुआ था। तो करगिल में ये जंग हुई और तब पाकिस्तान की सेना करगिल में अपने बहुत अंदर तक चली आई थी और कई पोस्ट पर कब्जा कर लिया था। इन सब को भारतीय सेना ने वापस छीना 1999 के करगिल सेना में। इस जंग में भी पाकिस्तान को कुछ हासिल नहीं हुआ, क्योंकि सारी चौकी, सारी पोस्ट, सारी चीज़ें उन्हें वापस ले ली थी। हाँ, इसको वापस लेने की भी एक कीमत चुकाई हमने। टोटल 522 भारतीय जवान इस करगिल वॉर में शहीद हुए थे, जबकि पाकिस्तान के करीब 700 सैनिक मारे गए थे और इसमें कई एयरक्राफ्ट और वो भी तबाह हुए थे। लेकिन 1947, 1965 और 71 में जो खर्चा हुआ था, उससे कहीं ज़्यादा खर्चा इस करगिल वॉर में हमारा हुआ। उसकी वजह ये थी कि करगिल वॉर ऊंचाई पर लड़ी गई, वहाँ तक रसद, गोला बारूद, सैनिक, ये सब पहुँचाना बड़ा महंगा काम था और मुश्किल काम था। इसीलिए करगिल वॉर और लंबी चली, तो उसमें हमें बहुत नुकसान हुआ पैसों के। जब जंग होती है तो अरबों रुपए खर्च हो जाते हैं। एक 205 की, वही जो आपको स्टडी की रिपोर्ट बताई थी, ये 205 की एक स्टडी रिपोर्ट है कि 47 की जंग में 2 से 4 करोड़ डॉलर हमारे खर्च हुए थे, जो मैंने कहा 170 करोड़ रुपए अगर आज के हिसाब से देखें। 65 में जो पाकिस्तान से हमने जंग लड़ी थी, उसमें 20 से 30 करोड़ डॉलर खर्च हुए थे। मतलब आप देखिए 200 गुना ज़्यादा, कहाँ 2 करोड़ से 4 करोड़ और कहाँ 65 के वॉर में 20 से 30 करोड़ डॉलर खर्च हुए थे, जबकि पाकिस्तान के 50 करोड़ डॉलर खर्च हुए थे। 71 का ये वो युद्ध जिसने बांग्लादेश को जन्म दिया और पाकिस्तान के टुकड़े कर भारत ने बांग्लादेश को एक नया देश बनाया,
इस जंग की कीमत के तौर पर हमारे 50 करोड़ डॉलर खर्च करने पड़े थे। 50 करोड़ डॉलर, अरबों में बैठेगी ये रकम। 1999 ने आपको जो बताया कि करगिल वार बड़ी खर्चीला था, इसलिए कि ऊंचाई पर 1.5 अरब डॉलर। ये हिंदुस्तान ने अब तक जितनी हमने जंग लड़ी है, ये ख़ासतौर पर जो 4 आपको बताई, इसमें सबसे महंगा, सबसे खर्चीला जंग यही करगिल वॉर। 1.5 अरब डॉलर का खर्चा आया था। इसके बाद 2001, ये जंग नहीं थी लेकिन एक पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था, आपको याद होगा, जिसको लेकर बाद में पूरी इंक्वायरी भी बैठी। इसमें जैश मोहम्मद का नाम आया, मौलाना मसूद अजहर का मास्टरमाइंड था। और उस हमले के बाद पार्लियामेंट के LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, जो हमारा और पाकिस्तान के साथ है, जो सरहद की सीमा है, उसको LOC कहते हैं। तो वहाँ पर हमें एक्स्ट्रा फोर्स तैनात करना पड़ा था जवानों को, और ये तैनाती लगभग अगले 1 साल तक रही थी, 2001 दिसंबर से लेकर 2002 दिसंबर तक। और सिर्फ इस एक्स्ट्रा फोर्स की तैनाती पर, जंग नहीं लड़ रहे हैं लेकिन एक्स्ट्रा फोर्स तैनात किया था हमने, 2 अरब डॉलर का खर्चा आया था। सोचिए, बिना जंग के सिर्फ एक्स्ट्रा फोर्स लगाने पर 2 अरब डॉलर, उसके ये बिना जंग लड़े हुए। अब एक रिपोर्ट ये है कि हमारी जो भारत का हमारा रक्षा बजट है, डिफेंस बजट, वो कुल मिलाकर है 6 लाख करोड़ का। सबसे ज़्यादा बजट जो हमारा डिफेंस पे है, हम डिफेंस पे 6 लाख करोड़ रुपए एनुअली खर्च करते हैं। एक्सपर्ट्स की ओपिनियन ये है कि आज के दौर में चूंकि अब टेक्नोलॉजी और बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, जंग और खर्चीला हो गया। तो ऐसी सूरत में अगर इस पहलगाम हमले के बाद जो जंग का माहौल बनता और जिसके लिए सारे न्यूज़ चैनल एकदम उतावले हैं, बेताब हैं कि बस जंग होनी चाहिए, जंग होनी चाहिए, तो इसके हिसाब से ये है कि 6 लाख करोड़ का जो रक्षा बजट है, हमारा डिफेंस बजट, अगर पाकिस्तान के साथ हमारी ये जंग होती है तो इसका 20% सिर्फ इस जंग में खर्चा हो जाएगा। 20% मतलब 1 लाख करोड़ से ज़्यादा। और अगर ये जंग लंबी खिंच गई, ये तो कुछ दिनों की जंग की है, गोला बारूद, रसद, तैनाती, पोस्टिंग, सारी चीज़ों का, पर अगर जंग लंबी खिंच गई तो फिर यही 1 लाख करोड़ से ये बढ़कर 3 से 4 लाख करोड़ का खर्चा बैठ सकता है। 3 से 4 लाख करोड़, तो सोचिए फिर कितना खर्चीला है ये। अब एक लेटेस्ट रिपोर्ट और ये सारी मतलब ऑथेंटिक रिपोर्ट्स हैं जो आपके सामने रख रहा हूँ। इस रिपोर्ट के हिसाब से अप्रैल 2025 की ये रिपोर्ट है, लेटेस्ट, इसी माहौल के बाद ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच सिर्फ 4 हफ्ते की जंग होती है, मतलब 1 महीना, सिर्फ 4 वीक्स, तो 4 महीने की इस जंग में भारत को लगभग 750 अरब डॉलर, 750 अरब डॉलर, इंडियन करेंसी में लगभग 62 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। सिर्फ 4 वीक के वॉर में, 4 हफ्ते की अगर ये जंग हुई, 62 लाख करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे। पहलगाम में जो हुआ, इसका बदला ज़रूर लेना चाहिए। और अभी तक जो रिपोर्ट है वो ये है कि आतंकवादी संगठन न सिर्फ पहलगाम बल्कि इससे पहले पार्लियामेंट अटैक, मुंबई, जयपुर, जहाँ जहाँ आप देखें, दिल्ली, इन्हीं सब लोगों के हाथ में ये 4-5 संगठन हैं। तो असली टारगेट, असली मोहरे ये हैं और इनको ख़त्म करना ज़रूरी है। अब ये कैसे होंगे? हाफिज़ सईद लाहौर में उसका ठिकाना है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन जब ऐसा टेंशन होता है तो पता है कि हाफिज़ सईद को कहीं छुपा दिया गया। दाऊद इब्राहिम का क्लिफ्टन रोड सबको पता है, लेकिन ऐसे में छुपा देते हैं। मौलाना मसूद अजहर का ठिकाना बहावलपुर है, उसको भी ऐसे में छुपा देते हैं। लखवी का जो है वो रावलपिंडी के आसपास है, उसको भी छुपा देते हैं। लेकिन इन सारे लोगों की अगर रिपोर्ट और ख़बर मिल जाती है और इनके ऊपर सीधा वैसी अटैक होता है और इन सरगनाओं को अगर हम ख़त्म कर देते हैं तो आने वाले वक्त में शायद इस मैसेज के बाद कोई हिम्मत नहीं करेगा कि देश में आतंकवादी को भेजे। तो असल मकसद है इन आतंकवादी संगठनों को ख़त्म करना।
उधर पाकिस्तान भी, जैसे हमने कहा कि दोनों न्यूज़ चैनल दोनों तरफ से, वहाँ से भी बड़े बेतुके बयान आ रहे हैं कि अगर कुछ हुआ तो हम जो न्यूक्लियर बम है हमारा वो खिलौना थोड़ी है, चौराहे पे नुमाइश के लिए नहीं रखा है, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। एक अभी इंटरव्यू देख रहा था मैं, करण थापर जी बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने लिया नजम सेठी, वो वहाँ के बड़े ही रिनोन्ड जर्नलिस्ट हैं नजम सेठी, और शायद पंजाब के एक CM भी रहे, मुझे लगता है PCB के शायद कभी चेयरमैन रहे होंगे, पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के, लेकिन पर ये कंफर्म नहीं, लेकिन हाँ रिनोन्ड जर्नलिस्ट। ये वही नजम सेठी हैं, जब ये एडिटर थे तब इन्होंने अपने रिपोर्टर को भेजा था कसाब के गांव में कि जाओ और मुंबई अटैक में इस अजमल कसाब का नाम आ रहा है और भारतीय सरकार ये कह रही है कि अजमल कसाब पाकिस्तानी है, और पाकिस्तान सरकार ने मना कर दिया। और पाकिस्तानी होते हुए भी नजम सेठी ने अपने जर्नलिस्ट को अजमल कसाब के गांव में भेजा, उसके बाप भाई उसकी माँ सबको दिखाया, उनका इंटरव्यू दिखाया, उसका घर दिखाया, वो लोग क्या करते हैं ये दिखाया, और इस पर पूरी पाकिस्तान की पोल खोल के रख दी थी। पाकिस्तान सरकार ने और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने बाद में इनके और इनके चैनल और अखबार को काफ़ी दबाव में भी लिया, लेकिन तब सच्चाई दिखा दी थी दुनिया को कि पाकिस्तानी हुकूमत झूठ बोल रही है, अजमल कसाब पाकिस्तानी है। तो ये वैसे जर्नलिस्ट हैं, इन्हीं का भी इंटरव्यू देख रहा था मैं, करण थापर जी ने लिया था। तो नजम सेठी का ये कहना था कि इस बार अगर ऐसा जो न्यूक्लियर बम की कुछ लोग बातें कर रहे हैं, ये 3 ही सूरत में हो सकता है। मुझे लगा आपसे शेयर करना चाहिए कि कैसे। इसमें 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, जो भी न्यूक्लियर पावर देश होता है, और जैसे 2 पड़ोसी इतने खतरनाक अगर पड़ोसी हो पाकिस्तान, तो उसमें ये होता है कि चलो जिससे पहले तो पाबंदी लगाते हैं, लेकिन अब बना लिया तो क्या करोगे। तो उसमें भी एक समझौता होता है, वो ये कि आपको रिटर्न में लिख कर देना पड़ता है, एक समझौता करना पड़ता है लिखित में कि आप पहले न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इत्तेफाक से हम चूँकि एक सभ्य देश हैं, हमने ये सिग्नेचर कर रखा है कि हम पहल नहीं करेंगे, पहला बम हम नहीं गिराएंगे, ये इंडिया का स्टैंड है। लेकिन तमाम दबाव के बावजूद, तमाम कोशिश के बावजूद पाकिस्तान ने अभी तक ये साइन ही नहीं किया है कि वो पहला बम नहीं गिराएगा। मन में खोट है, दिल काला है, इसलिए नहीं किया। तो नजम सेठी से जब पूछा करण थापर जी ने कि ये जो कुछ वहाँ के मिनिस्टर और नेता पॉलिटिशियन ये बयान दे रहे हैं कि हमारे बम खिलौने थोड़ी हैं, हम इस्तेमाल करेंगे, तो ये मजाक है या सीरियस है, तो उनका जवाब था कि ये इस बार सीरियस है। पूछा क्यों सीरियस है, उन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए भारत POK पे कब्जा कर लेता है, जो हम बार बार कह रहे हैं कि POK हमारा है और उस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है, लीगल कब्जा है, तो अगर POK पे कब्जा कर लेता है तो पाकिस्तान शायद अपनी ही सरजमीन पर POK पर ही न्यूक्लियर बम दाग सकता है। दूसरा, अगर मिलिट्री ऑपरेशन भारत करता है और कराची तक पहुंच जाए और कराची को कब्जे में ले ले, तो सूरत में भी छोड़ सकता है। लेकिन सवाल ये है कि अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो फिर भारत के पास भी खिलौना तो है नहीं, या खिलौने के लिए तो रखा नहीं है कि दिवाली का इंतज़ार करेंगे। लेकिन फिर आखिर में क्या होगा? आखिर में ये होगा कि नागासाकी और हिरोशिमा आप भुला कर भी नहीं भुला सकते। कब हुआ? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। आज भी उसका असर बाकी है। आज भी जब मतलब 70-80 साल हो गए, आज भी वहाँ के लोग जो पैदा होते हैं उनमें उसका असर बाकी है। आज भी वहाँ के लोग कैंसर के पेशेंट हैं, क्योंकि वो ऐसी चीज़ है न्यूक्लियर। तो उस तबाही को कभी भूला नहीं गया। और यहाँ पर दोनों न्यूक्लियर पावर हैं, तो उस तबाही का असर कब तक होगा मालूम नहीं। और सबसे बड़ी बात ये कि पाकिस्तान तो वैसे ही पीछे है, वो इन्हीं चीज़ों में उलझा रहता है। हम कम से कम इस वक्त एक तरक्की के रास्ते पर हैं। दुनिया की तीसरी सबसे पावरफुल इकोनॉमी बनने में भी ज़्यादा वक्त नहीं है, लेकिन ये जंग बहुत पीछे धकेल देगा। तो इस वक्त जंग की ज़रूरत है या बदला लेने की, और वो भी उन लोगों से जो हमें बार बार लहूलुहान करते हैं। तो कायदे से वैसे भी जो सरकारें होती हैं वो मीडिया और न्यूज़ चैनल और उनके हेडलाइंस के हिसाब से फैसले नहीं लेती। ये फैसले बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, सारी चीज़ों को देख कर लेते हैं। और इस जंग की एक रिपोर्ट ये भी है कि अगर इंडिया पाकिस्तान के बीच सीधी जंग होती है तो चीन जो है इसमें अपने आप एक पार्टनर बन जाएगा। और उसकी वजह यह है कि चीन ने इस पूरी दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा अपने जहाँ पैसे लगा रखे हैं, जहाँ इन्वेस्ट कर रखा है, वो पाकिस्तान है।
और उसे पता है कि इस जंग में अगर पाकिस्तान का नुकसान होगा तो उसका पैसा डूबेगा, तो फिर चीन घुसेगा, और अगर ये जंग लंबी खिंची तो फिर खर्चीला होता जाएगा। तो जंग एक देश को 50 साल पीछे धकेल देता है, लेकिन उसी के पैरेलल ये भी है कि 50 साल पीछे धकेलने के साथ साथ हमें ये भी देखना है कि 50 साल बाद भी हम इसी तरह ज़ख्मी होते रहें या फिर उन दुश्मनों को चुन चुन कर निपटा दें। और शायद यही होगा, जो हमारा स्टैंड होगा वो यही होगा कि जो भारत को बार बार लहूलुहान कर रहे हैं जितने आतंकवादी संगठन, पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी, आईएसआई के गोद में बैठे, उन सबको गोद से उठा कर उनका हिसाब किया जाए। तो क्राइम कहानियां विद शम्स में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी अगले संडे को किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।